जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूची लेके आया हूं। आज तक आपने ये टॉपिक है वो कोचिंग क्लासेज में ऑफलाइन या फिर YouTube के माध्यम से इस टॉपिक का अध्ययन किया है। इसके अलावा आपने अपनी जो बुक होती है उनमें भी इसका अध्ययन किया है और यहाँ ऐसे ही पढ़ाया गया होगा कि हमारे मूल संविधान में इतनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में इतनी है और प्रत्येक अनुसूची में ये है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम दृष्टि दौड़ाएं तो आप खुद इस चीज को देख रहे हो कि पॉलिटिकल साइंस यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वह एक अलग टाइप के हैं। वो करंट से रिलेटेड भी हैं और पॉलिटिकल साइंस के प्रत्येक बिंदु को आपस में जोड़ के बताया जा रहा है और वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं इस टॉपिक को उसी स्तर पे आपको एक नए अंदाज में इस टॉपिक का आज आपको अध्ययन कराऊंगा। आप खुद महसूस करोगे कि हमें प्रत्येक टॉपिक को आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके पढ़ना चाहिए। आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत ही प्यार दिया और मैं उन स्टूडेंट्स का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बड़े बारीकी से इस वीडियो को देखा था और मुझे सूचना भी दी थी कि सर एक वर्ड आपने कहीं गलत यूज किया है। तो मानव स्वभाव है, गलती हो जाती है। मैं उस स्टूडेंट का धन्यवाद देता हूं कि वो इतने जागरूक हैं। मेरे द्वारा उस वर्ड का गलत तरीके से यूज किया। मैं वहाँ जो प्रस्तावना के जो वाद थे उसमें मैंने गोकुलनाथ बोल दिया जबकि वो गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद था। उस स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है अनुसूची। हमें पता है, सबसे पहले मुझे ये बताइए भारतीय संविधान की जो 4 टर्म्स हैं मेन, प्रस्तावना, अनुसूची, अनुच्छेद और भाग। अगर परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए अनुसूची क्या है, अभी तक पूछा नहीं गया, पूछ लिया जाए तो क्या जवाब होगा, तो ध्यान रखना है। जिस तरीके से प्रस्तावना हमारे संविधान का आई कार्ड है यानी आइडेंटिटी कार्ड है, अनुच्छेद पूरे नियम व कायदे उसमें उल्लेखित हैं। भाग का मतलब होता है जिस तरीके से पाठ्य पुस्तक में आप देखते हो एक किताब में यदि 12 पाठ हैं, अध्याय हैं, तो होता है ना पहला अध्याय 1 से लेके इतना तक। उन्हीं भाग का मतलब वही है कि उन सभी का विवरण दे रखा है कि इतने से इतने तक 1 नंबर भाग है, इतने से इतने तक 2 नंबर भाग है। अनुसूची का मतलब क्या है? अनुसूची इसको बोलते हैं, ये अनुच्छेदों का रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब समझते हो? जिस तरीके से यदि आप मैं आपका परिचित हूं और आप मेरे पास आए, कहीं जाना हो, वो उसको आप जानते नहीं हो लेकिन वो मुझे जानता है, तो जब मैं आप उसको उसके पास भेजूंगा आपको, तो आप उसको क्या बोलोगे कि मैं फलाना सिंह ने मुझे भेजा, यानी मेरा रेफरेंस दे रहे हो। वैसे ही अनुसूची है वो अनुच्छेदों का क्या है? संदर्भ है। मैंने जो बताया क्या है? रेफरेंस है। किस तरीके से रेफरेंस है? जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। फिर नीचे दूसरी लाइन में क्या लिखा है कि वे राज्य या संघ शासित क्षेत्र जिनका वर्णन किसमें है? अनुसूची 1 में है, वही क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे। तो इसलिए अनुसूची क्या हुई? अनुच्छेदों का संदर्भ है। इस चीज का अपने दिमाग में याद रखना। अब आती है अनुसूची कितनी है। देखो मूल संविधान का मतलब जब देश संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। तो कैसे याद करोगे? देखो अनुसूची इस तरीके से लिखा है, ठीक है ना। इसका पहला अक्षर देख लो ए है। यदि मैं इसके उल्टा 3 लिख दूं तो क्या बन जाता है? 8 बन जाता है। तो याद रखना मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 4 बाद में ऐड की गई। तो कितने अक्षर है? 1 2 3 4। 8 पहले थी, 4 बाद में ऐड कर दी गई, तो कितनी हो गई? 12। इसी में आप इसको समझना है, इसी में आपको समझने की कोशिश में कितनी हो गई वर्तमान में? 12। अब ये 4 जोड़ी गई है तो कोई ना कोई संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई होंगी, ऐसे तो जोड़ी नहीं गई, तो उनकी हम आगे अभी चर्चा करते हैं। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अनुसूची क्या है? अनुच्छेदों का संदर्भ है। मूल संविधान में कितनी थी? 8। मैंने याद करने का तरीका भी आपको बता दिया है। वर्तमान में कितनी है? 12। मैं करवाने के लिए आपको एक लाइन में पूरी अनुसूचियां याद करवा सकता हूं, लेकिन ये तभी क्लियर, आपके कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है उसको उस ट्रिक्स का। तो अभी पढ़ते हैं हम सबसे पहले पहली अनुसूची। प्रथम
अनुसूची क्या है? जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा ही दे देता हूं। यदि आप कहीं जाते हैं, मेरे बारे में अगर आपको पता करना होगा तो सबसे पहले मेरा नाम पता करोगे, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मेरे भाई बहन कौन है। या फिर कोई विदेशी यदि इंडिया का विजिट करना चाहे तो वो सबसे पहले क्या देखा कि भारत कैसा है, भारत में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी है। तो इसका मतलब क्या है, पहली अनुसूची में भारतीय राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। वर्तमान में हमारे कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप बोलोगे सर 9 है, नहीं है, उसको भी मैं अभी डाउट क्लियर कर देता हूं। इससे पहले हमारे कितने राज्य थे, स्टेट थे? 29, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7। लेकिन 31 अक्टूबर 2019, याद रखना 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्रीय संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तो कितने हो गए? 7 पहले थे और 2 और जुड़ गए उनमें, तो कितने हो गए थे टोटल? और यहां जब जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश बन गया तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 28। समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया? संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तो संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 9, और स्टेट की संख्या हो गई 28। 31 अक्टूबर किस दिवस के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जाना जाता है। मैं यही एक दूसरे को जोड़ के चीजें बता रहा हूं, यही है पढ़ने का तरीका जिसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। समझने की कोशिश करना। 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 2014 से की गई। ये राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? लौह पुरुष की याद में मनाया जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहां तक मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो कितने हो गए? 9। लेकिन क्या कहा जाता है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, एक सुशासन की एक प्रणाली है पॉलिटिकल साइंस में। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो उसमें एक स्पेशली ऐसा एक टॉपिक आता है। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक बना दिया गया। जो पहले अलग अलग थे, दादर नगर हवेली और दमन दीव, उन दोनों यूनियन टेरिटरी को एक बना दिया गया। तो घट के कितने हो गए? 8। ठीक है। तो वर्तमान में कितने हैं हमारे? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8। और राज्य कितने बच गए? 28। क्लियर हो गया। अब वो यूनियन टेरिटरी क्या है? अभी यहां एक चीज ध्यान में रखना, हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो रीजनिंग के कई प्रश्न आते हैं छोटी मोटी एग्जामों में, तो उनमें जो निम्न में से कौन सा जोड़ा भिन्न है या निम्न में से कौन भिन्न है, तो हमें अपने स्टेट के नाम और उनकी राजधानियां याद होनी चाहिए। मैं यदि अचानक पूछ लूं कि केरल की राजधानी क्या है तो आप तपाक से उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो अभी मैं आपको 7 जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम आपको बता रहा हूं। उसका सूत्र क्या है? एलपी। पहले एलपी गाड़ी चलती थी एक, ठीक है। एलपी में डीजे और एसी लगा है, याद रह जाएगा। एलपी में डीजे और एसी लगा है। एल के नीचे मैंने 2 लिखा है, डी के नीचे भी 2 लिखा है, ध्यान रखना है, ठीक है। एल का लक्षद्वीप लद्दाख, पी का मतलब पुदुचेरी, डी का मतलब दिल्ली दादर नागर हवेली एंड दमन दीव एक साथ है ये, जे का मतलब जे&के यानी जम्मू कश्मीर, ए का मतलब अंडमान निकोबार और सी का मतलब चंडीगढ़। ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, दिल्ली जिसको 69 यानी 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया और उसी के साथ उसमें विधानसभा की भी व्यवस्था की गई, यानी विधानसभा का उपबंध किया गया। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं दिल्ली में। इसके अलावा एक और केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है, वो कौन सा है? पुदुचेरी। ध्यान रखना है, पूछा जाए परीक्षा में किन 2 संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो एक तो पुदुचेरी, एक है दिल्ली, यानी पीडी याद रखना। पीडी प्रतियोगिता दर्पण नहीं बोलते हैं, पीडी प्रतियोगिता दर्पण, यानी पुदुचेरी और दिल्ली में। पुदुचेरी में सदस्य संख्या 30 और दिल्ली में 70 है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हमारे मफलर मैन अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के।
और पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार है, वी नारायण सामी वहां के मुख्यमंत्री हैं 2016 से। यहां तक क्लियर। नंबर 2 चीज, चंडीगढ़ है वो भारत की एकमात्र राजधानी है जो हरियाणा और पंजाब, यानी हरियाणा और पंजाब की दोनों की क्या है, चंडीगढ़ एक राजधानी है। इस तरीके से हमारी पहली अनुसूची यहां तक कंप्लीट होती है। अभी हम पढ़ते हैं सेकंड अनुसूची। तो अभी हम पढ़ते हैं दूसरी अनुसूची। अब दूसरी, पहली हमने पढ़ी राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, पहली अनुसूची में लिखा है। दूसरी का मतलब देखो, दूसरी अनुसूची में क्या है, तो ध्यान रखना, कोई भी काम करें तो हमें 2 नंबर का क्या नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, बोलो हमें 2 नंबर की कमाई नहीं चाहिए, तो कमाई का मतलब पैसा। यानी दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन है, यानी उल्लेख किया गया है। किनको वेतन, भत्ते और पेंशन दी जाएगी, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं। वो संवैधानिक पदाधिकारी कितने हैं, तो वो 9 प्रकार के संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो अभी हम दूसरी अनुसूची को इसी तरीके से याद करना कि हमें 2 नंबर के पैसे नहीं चाहिए, यानी हमें ईमानदारी की पैसे चाहिए। तो 2 नंबर में क्या, वेतन। संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते व पेंशन का इसमें उल्लेख किया गया है। उनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो भारतीय संविधान की संचित निधि से दिए जाते हैं, ध्यान रखना है, संचित निधि से। यानी इनको जो वेतन मिलता है उसका संसद में किसी प्रकार की वोटिंग नहीं होती है, ध्यान रहे इस चीज का। तो संचित निधि से इनका वेतन है वो भारित है। संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। कितने में किया गया है, 266 में, याद रहे 266। अब कितने प्रकार के संवैधानिक अधिकारी हैं जिनके वेतन भत्तों का उल्लेख है, तो 9 प्रकार के संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन है, केंद्र के 5 और राज्यों के 4, टोटल 9। इन्हीं के संबंध में इसमें उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, LS का मतलब लोकसभा, RS का मतलब राज्यसभा का सभापति या उपसभापति, SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन। ठीक है, यानी केग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन कितना है। राष्ट्रपति सबसे बड़ा भारत का प्रथम नागरिक होता है, इनकी पत्नी भी प्रथम महिला होती है, ध्यान रहे। इनको 5 लाख रुपए, देखो 1 2 3 4 5 अक्षर है, इनको 5 लाख रुपए मिलते हैं पर मंथ, और जिससे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता, क्योंकि सैलरी से संबंधित भी पर्सन आता है। ये पिछली साल ही इनमें अमेंडमेंट किया गया इनके वेतन से संबंधित, तो इनके वेतन याद रखना। राष्ट्रपति को 5 लाख, राष्ट्रपति से छोटा उपराष्ट्रपति को 4 लाख, और लोकसभा अध्यक्ष को भी कितने मिलते हैं, 4 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनको 2,80,000 रुपए मिलते हैं, और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है उसको 2.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। इसके अलावा राज्य के कौन से पदाधिकारी हैं, राज्यपाल हैं, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। तो राज्य में राज्यपाल सबसे बड़ा है, तो उसको कितने मिलेंगे, 3.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको 2,50,000 रुपए मिलते हैं, और बाकियों को 2,25,000 मिलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको 2,80,000, और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए सैलरी मिलती है। एक बार फिर भी आप अपनी पुस्तक में इस चीज को देख लेना। इस प्रकार ये 9 प्रकार के संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्तों का उल्लेख इसमें किया गया है। अब यहाँ विधान परिषद आया, इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो वर्तमान समय में भारत में केवल 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 169 169 में किया गया है, जिसमें विधान परिषद के निर्माण और उसकी समाप्ति के संबंध में अनुच्छेद 169 में बताया गया है। वर्तमान में जो 6 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। इसको आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। ठीक है, उमा लिखेंगे हम, उमा लिख देते हैं, मान लो उमा, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद आप
बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। याद कर सकते हैं, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। और एक बच गया ए, आंध्र प्रदेश। इसको मैंने इसलिए अलग से लिखा है, हाल ही में आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की जो सरकार है वह विधान परिषद को समाप्त करने का जो विधेयक है वो पास कर चुकी है। क्यों किया है? क्योंकि वह अपनी आंध्र प्रदेश स्टेट की 3 राजधानियां बनाने के संबंध में उन्होंने विधेयक है वो ला रखा है, जिसमें अमरावती को विधायी कार्य के लिए, विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और करनूल को न्यायिक राजधानी के रूप में उन्होंने विधानसभा में इसके संबंध में जो है विधेयक है वो प्रस्तुत किया था। वहां से बहुमत मिल गया उसको, लेकिन विधान परिषद में उसे बहुमत नहीं मिला, वहां वो विधेयक है वो खारिज हो गया। इस वजह से इसको आंध्र प्रदेश की सरकार विधान परिषद को समाप्त करने की प्रयास कर रही है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एकमात्र आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां 5 डिप्टी सीएम है। याद रहे, भारत का एकमात्र स्टेट है जहां 5 उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में। तो याद रहे, इसलिए मैंने आंध्र प्रदेश को वोट कर रखा है। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जब वो संघ शासित प्रदेश बना, उसी समय से जम्मू कश्मीर में है वो विधान परिषद खत्म हो गई है। इस तरीके से हमारी दूसरी अनुसूची है वो कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ते हैं तीसरी अनुसूची। अभी हम तीसरी अनुसूची, पहली राज्य से संबंधित पढ़ी थी, दूसरी हमने वेतन से संबंधित, तीसरी अब हम 2 नंबर का पैसा नहीं लेंगे, इसकी हमने क्या खाई है? शपथ खाई है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का उल्लेख है। 9 प्रकार के संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं, वेतन में भी कितने संवैधानिक पदाधिकारी थे? 9। और यहां भी कितने हैं? 9। याद रखना है। तो हम 2 नंबर का पैसा नहीं लेंगे, इसकी हमने क्या ली है? शपथ लिया है। वैसे भी अगर याद नहीं है तो वैसे याद रखना, पहले वह आता है उसके बाद से आता है। यानी दूसरी अनुसूची में वेतन है और तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का उल्लेख किया गया है। तो तीसरी अनुसूची में 9 प्रकार के पदाधिकारी हैं जो उनके शपथ से संबंधित है। तो केंद्र के 5 हैं, जिनमें मंत्री, जिसमें पीएम भी शामिल है। ये किसकी शपथ लेते हैं? पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष। सभी संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक और संसद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति या अभ्यर्थी। इसके अलावा मंत्री, राज्यों के मंत्री यानी राज्य विधानमंडल जो होते हैं, विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और विधानमंडल का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी। ये इस तरीके से ये 9 प्रकार के संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनको क्या दी जाती है? शपथ दी जाती है। ध्यान रहे, तीसरी अनुसूची में इस बात का स्पेशली ध्यान रखें, तीसरी अनुसूची में कहीं भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को शपथ दिलाने का उल्लेख नहीं है। यदि प्रश्न परीक्षा में आए कि निम्न में से किसको तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान नहीं है, तो इन तीनों का नाम याद रखना। 3 ही है। तीसरी अनुसूची है, शपथ से संबंधित है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, यानी तीनों में रा आ रहा है, यानी इनके संबंध में कोई राग है वो तीसरी अनुसूची में नहीं गाया गया है, यानी इनके शपथ का प्रावधान नहीं है, बल्कि इनके लिए पर्टिकुलर अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है। उस अनुच्छेद के तहत इनको शपथ दिलाई जाती है। ये थी तीसरी अनुसूची। अभी हम पढ़ते हैं चौथी अनुसूची। पढ़ते हैं चौथी अनुसूची, यानी 4 नंबर। 3 हो चुकी है, चौथी अनुसूची कैसे याद करेंगे? 4 लोग जहां इकट्ठा होते हैं वो क्या बनाते हैं? एक सभा बनाते हैं। याद रह जाए ना, हम कई बार बोलते भी हैं 4 लोग इकट्ठा होते, बोले क्या मीटिंग करके बैठे हो? तो 4 लोग जहां बैठते हैं वहां क्या होती है? एक सभा। तो यानी राज्यसभा। यानी चौथी अनुसूची में राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि आएंगे उसका वर्णन किसमें किया गया है? चौथी अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से कितने कितने सदस्य आएंगे, ये नहीं राज्य अपनी मर्जी से भेज दे, ऐसा नहीं है। उसका पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है संविधान में चौथी अनुसूची में। तो अधिकतम कितने सदस्य हैं, मैं यही आपको थोड़ी सी जानकारी और ऐड कर देते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250, जिसमें से 238 हैं वो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं
और 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, जो कला साहित्य संस्कृति उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 है वो राज्य व संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आए हैं और 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। इनमें से 233 में से 225 राज्यों से हैं और 8 है वो संघ शासित क्षेत्र प्रदेशों से हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। याद रह जाएगा, 3 दिल्ली से, 1 पुदुचेरी से और 4 जे.एंड.के से। यहां तक ये कंप्लीट। अब जो ज्यादातर प्रश्न परीक्षा में आता है, कई बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक संख्या वाले यानी राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस स्टेट में है, इससे रिलेटेड आता है। तो वो 5 मैंने 4 स्टेट यहां लिखे हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18। उसको इसी तरीके से याद करने की कोशिश करोगे, याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख है, राज्यसभा का। सबसे ज्यादा किसमें है, यूपी में। तो 3 और 1 4 31 हो जाते हैं। इस तरीके से उनको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। महाराष्ट्र में 1 लिख दो, 3 को 3 से क्यूब कर देते हैं, 19 हो जाते हैं। 1 2 याद करने से अपने आप याद हो जाए। 19 से कम क्या है, 18। जब ये इतने आ गए, यहाँ 2 स्टेट एक साथ हैं, वेस्ट बंगाल और बिहार, वहां कितनी है, 16 सदस्य संख्या है। इसका सूत्र भी है, उमा तमिल राज्य के पद में गई, यानी राज्यसभा में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, पै से पश्चिम बंगाल, बै से बिहार। इस तरीके से चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। अब पढ़ते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं देखो, 5 किसके समान लगता है, एस के समान लगता है। इस तरीके से एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करो। 5वीं अनुसूची एस के समान लग रही है, यानी 5वीं अनुसूची में SC व ST यानी अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के संबंध में क्या किया गया है, उसमें वर्णन किया गया है। उनका प्रशासन व नियंत्रण किस तरीके से किया जाए। बहुत से को बच्चों को तो यह भी पता नहीं है SC कौन है, ST कौन है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल जो होते हैं, इसमें देखो अंतर क्या है। अनुसूचित जाति यानी SC का मतलब क्या है, यानी वे लोग जो गांव में निवास करते हैं, हमारे साथ ही निवास करते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने इन्हीं के लिए और लड़ाई लड़ी थी, यानी जो हमारे साथ ही निवास करते हैं, इनको दलित कैटेगरी में गिना जाता है। इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। अस्पृश्यता की जो अनुच्छेद 17 में जिसका उल्लेख किया गया वो इसी से रिलेटेड है। इस चीज को समझने की कोशिश करना, यानी अनुसूचित जाति के वे लोग जो गांव में रहते हैं, उनका रहन सहन कल्चर वो सेम हमारी तरह है, लेकिन उनको दूसरे नजरिए से देखा जाता है। उनके प्रशासन की व्यवस्था इसमें की गई है। हमारे संविधान में यहाँ इनके लिए स्पेशल आरक्षण भी दिया होगा, आपने पढ़ा भी है। नेक्स्ट ST, इनका कल्चर, खान पान, रहन सहन वो सारा अलग है, क्योंकि ये जंगलों में निवास करते हैं। इनको हमारी मुख्य धारा में लाने के लिए, विकास करने के लिए इनको भी क्या किया गया, इनके प्रशासन में नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से 5वीं अनुसूची किसके लग रही है, S के समान, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है 6ठी अनुसूची। ये किससे संबंधित है, ST से संबंधित, लेकिन स्पेशली 4 राज्यों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। यानी इन आदिवासी क्षेत्रों में जो ST के निवासी हैं, उनके विकास, उनका डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के लिए उनमें प्रबंध किया गया है। तो राज्य असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो उनको याद कर सकते हैं आप अपने तरीके से, अमी मैत्री यानी असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, या फिर AM TM याद करते हो, वैसे आप AM और TM याद कर सकते हैं। फिर ममता, इस तरीके से ये आपका पूर्ण होता है। नोट याद रखना, लद्दाख को भी इस 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने 6 अनुसूचियां याद की हैं। पहली अनुसूची में राज्य, उनके संघ क्षेत्रों का वर्णन, दूसरी में 2 नंबर का हमें पैसे नहीं चाहिए, तीसरी में शपथ का उल्लेख, चौथी में 4 लोग जहां इकट्ठे होते हैं वहां सभा बन जाती है, 5वें में S के समान SC ST का उल्लेख, 6 में ST के प्रशासन का उल्लेख किया गया है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।